नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पंजाब के साथ साथ पूरे देश को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि 15 दिन से जो बात बार बार कही जा रही थी, दोहराई जा रही थी, जो आशंका जताई जा रही थी, वो अमृतसर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट से सच होती हुई दिखाई दे रही है कि पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में जलाने की साजिश की जा रही है। और इसके पीछे कौन है, नापाक कौन लोग हैं, कौन से हाथ हैं, इसके बारे में पुख्ता बातें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस सुरक्षा एजेंसियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि यह आतंकवादी संगठनों की करतूत है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ होने और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये बातें तो बहुत पहले से हम आपको बता रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादी संगठन पूरी मदद भी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो कभी भी पंजाब के अंदर आतंकवादी शक्तियों को उनके साजिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि उनके पास अमृतसर के गुनाहगारों तक पहुंचने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अमृतसर में एक हमला तो हो ही गया। ये वीडियो अमृतसर के बाहरी इलाके राजा सासी के निरंकारी भवन के भीतर का है, जो दोपहर बाद हुए ग्रेनेड हमले के तुरंत बाद मोबाइल से बनाया गया। हमले से मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। ग्रेनेड का विस्फोट कितना ताकतवर था, उसका सबूत फर्श पर बना 3 इंच का ये गड्ढा है। साथ ही आसपास खून के निशान हैं। ग्रेनेड फेंकने वाला ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिकार बनाना चाहता था। इस वजह से उसने मंच के करीब जुटे श्रद्धालुओं पर ग्रेनेड उछाला। हॉल में उस समय 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आश्रम के सिक्योरिटी गार्ड और चश्मदीदों के मुताबिक हमले में 2 बाइक सवार शामिल थे। सत्संग शुरू होने से पहले दोनों आश्रम की गेट पर बाइक से आए। उसमें से एक ने पिस्तौल दिखाकर गेट पर खड़े गार्ड को काबू में किया। दूसरा आश्रम के अंदर गया। हॉल में अंदर जाकर उसने ग्रेनेड उछाला। विस्फोट होते ही अफरा तफरी मच गई और इस बीच वो बाहर आया और दोनों हमलावर बाइक से फरार हो गए। वो ऐसे अभी पता चला कि 2 मोटरसाइकिल वाले यहाँ आए थे, तो एक ने रिवॉल्वर निकाला, जो इनके सिक्योरिटी वाले थे उनको उन्होंने डिटेन कर लिया। तो एक अंदर चला गया, उसने ग्रेनेड लॉक किया। दोनों दे हैड द मफल फेसेस, उनके फेस कवर्ड थे। तो बाकी इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी रिलीफ एंड रेस्क्यू चल रहा है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो मैंने कहते भी इत्थे की होण डिया वा, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ? सरदार ਸੀਗੇ, ਮੂੰਹ ਬੱਦੇ ਸੀਗੇ। हमलावरों ने चेहरा ढक रखा था, लेकिन चश्मदीद दोनों के सिख होने का इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बेटी को पिस्टल दिखाया, बेटी मेरी घबरा के पीछे हो गई, वो सीधे चल गई अंदर, जाकर फिर फायरिंग की। देखो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, तो इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे राज्य में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी जाकिर मूसा समेत 6 से 7 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी है। लेकिन
डीजीपी फिलहाल इस हमले को उस अलर्ट से जोड़कर नहीं देख रहे। लिंकअप करना मुश्किल होगा, बट आप ये मान कर चलिए कि दिस इज अ टेरर एक्ट एंड वी विल फाइंड आउट इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न केवल इसे आतंकी हमला माना, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, वैसे तो राज्य में 2015-16 से ही निशाना बनाकर एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं, लेकिन लंबे समय बाद नरसंहार से राज्य में शांति को भंग करने की ये पहली कोशिश है। इससे ये यकीन और पुख्ता हुआ है कि पाकिस्तान राज्य में शांति को भंग करने के लिए अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रख रहा है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर शांति की अपील की थी। अमृतसर में हुए बम धमाके के बाद मैं पंजाब के लोगों से शांति की अपील करता हूं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो दहशत में न आए और शांत रहें। हम आतंकी ताकतों को मुश्किल से हासिल किए गए अमन को तबाह करने नहीं देंगे। अमृतसर में ग्रेनेड हमला होते ही दिल्ली में बैठी केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि एनआईए समेत दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को अमृतसर हमले में पर्याप्त सुराग मिले हैं। इन सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले आरएसएस के 7 लोगों की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने उसमें शामिल तत्वों को बेनकाब करने के लिए बेहतरीन काम किया था। इस बीच शुरुआती जांच के मुताबिक परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमृतसर ग्रेनेड हमला खालिस्तानी आतंकी गुटों की कारस्तानी हो सकता है। यह हमला उन आधा दर्जन पिछले हमलों की तरह ही किया गया था जिसमें बीते 2 साल के दौरान धार्मिक नेताओं की हत्या की गई, जिसमें नामधारी संप्रदाय के पूर्व प्रमुख जगजीत सिंह की पत्नी माता चांद कौर शामिल हैं, जिन्हें लुधियाना में 2 बाइक सवारों ने 3 अप्रैल 2016 को गोली मार दी थी। अमृतसर का यह हमला आतंकवाद के उन काले दिनों की याद दिला रहा है जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने पूरे पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंक दिया था, और इस आग की शुरुआत 1978 में सिख कट्टरपंथियों और निरंकारियों के बीच छिड़ी जंग की चिंगारी से हुआ था। इत्तेफाक से पहला बड़ा हमला अमृतसर में ही हुआ था। 40 साल पहले 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के दिन अमृतसर के निरंकारी भवन पर हमला किया गया था। हमले के बाद अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 13 अकाली मारे गए थे। झड़प के बाद अकालियों ने विरोध मार्च निकाला था, जिसमें खालिस्तानी आतंकी जरनैल भिंडरावाले भी शामिल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत अकालियों और निरंकारियों के बीच झड़प से ही हुई थी। इस डर को अकाली नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का ये ट्वीट जाहिर करता है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सियासी निशाना भी साध रही है। पहले बम और अब अमृतसर में ग्रेनेड हमला। आप और आपके मंत्री उन तत्वों को बढ़ावा देना कब बंद करेंगे जो मुश्किल से हासिल की गई शांति को तबाह करने पर तुले हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए और गंभीरता से राजकाज चलाइए। पंजाबी उस काले युग में नहीं लौटना चाहते। पंजाब के डीजीपी ने अमृतसर हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन किसी आशंका से इनकार भी नहीं किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी जाकिर मूसा अमृतसर के कुछ संदिग्धों से मिला था, जो खालिस्तानी आतंकी ग्रुप की स्लीपर सेल से जुड़े हो सकते हैं। ऐसी किसी आशंका को पूरी तरह खंगालने के लिए सोमवार को एनआईए की जांच टीम अमृतसर पहुंच रही है। फिलहाल निरंकारी भवन से फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। हमले में इस्तेमाल ग्रेनेड का वॉल मिला है। इसकी जांच से पता चल सकता है कि यह ग्रेनेड कहां से आया, ये भारत में बना है या फिर पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले निरंकारी समुदाय के तमाम आश्रमों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निरंकारी समुदाय का 71वां वार्षिक समागम हरियाणा के समालखा में 24, 25 और 26 नवंबर को होना है। कई 100 एकड़ में फैले समागम स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं। अब वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमृतसर से अमित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में आतंकवादी हमले की साजिश का डर आज सच सिद्ध हो गया। दरअसल पंजाब में पिछले 1 महीने से हलचल जारी थी, जिससे आतंक की आहट भी सुनाई दे रही थी, और आज ग्रेनेड हमले का धमाका भी हो गया। यह तब हुआ है जबकि पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के अलर्ट पर 15 नवंबर को पंजाब के सारे पुलिस कमिश्नर्स और एसएसपी सावधान थे। उन्हें बता दिया गया था कि जैश के 6 से 7 आतंकवादी पंजाब से दिल्ली की ओर जाने वाले हैं। पुलिस कमिश्नरों, जिला चीफ पुलिस को एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया था। पाकिस्तान की सीमा से लगते इलाकों के पुलिस अधिकारियों को बीएसएफ से संपर्क में रहने, तमाम एहतियाती कदम उठाने की सलाह दे दी गई थी। 3 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी भी दे दी थी कि पंजाब में उग्रवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं।
जनरल रावत ने पाकिस्तान पर पंजाब में माहौल को बिगाड़ने का आरोप भी लगा दिया था। 4 नवंबर को उन्होंने कहा था कि यूके में रेफरेंडम 2020 लाने की कोशिश की जा रही है। ये रेफरेंडम ऐसे तत्व ला रहे हैं जो पंजाब में शांति भंग करना चाहते हैं। इसके बाद 12 नवंबर को जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान में उग्रवाद के जिंदा होने का डर नहीं, लेकिन अलर्ट रहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तमाम सावधानियां बरतने के लिए पहले से आगाह कर दिया गया था। इससे पहले एनआईए के सूत्रों ने पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चेता दिया था कि खालिस्तानी समर्थक पंजाब में हमला कर भारत को परेशान करने में जुट चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। खालिस्तान समर्थकों ने हमले को अंजाम देने के लिए यूएई में अपना एक बेस भी तैयार कर लिया है। सूत्रों ने बता दिया था कि आतंकवादी पंजाब में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बता दिया गया था कि यूएई के एक शूटिंग क्लब में खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब में हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रहे हैं। इससे पहले एनआईए की रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों को भरपूर मदद कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी बता दिया गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी समर्थकों को कई तरह से मदद कर रही है। उसने ये भरोसा भी दिया था कि खालिस्तानी अगर भारत के खिलाफ किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं, कोई हमला करते हैं, तो ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन खालिस्तानी आतंकवादियों की पूरी मदद करेंगे। इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों करारी शिकस्त खाने, एलओसी पर कड़ी सुरक्षा के बीच घुसपैठ में नाकामी, जैश लश्कर के आतंकियों का कश्मीर घाटी में भारतीय सेना के हाथों हो रहे सफाई के बाद हाफिज सईद बौखला गया है। आईएसआई के साथ मिलकर लंबे समय से वो पंजाब को आतंक की आग में फिर से झोंकने में जुटा है। इस नापाक साजिश में पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं। देखिए, उनमें से ही एक ये है जस्सी सिंह, जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को लीडर बता रहा है और कबूल कर रहा है कि वो कैसे भारत में आतंक भड़काने की साजिश में शामिल है। लीडर साहिबान जिन्ने भी हुंदे ने ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ कश्मीर ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ नक्सलाइटा ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जस्सी खालिस्तानी आतंकवादी है जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसके जैसा ही एक और खालिस्तानी आतंकवादी है सरदार गोपाल सिंह चावला। ये भी आतंकवादी हाफिज सईद का गुणगान करता है। गोपाल सिंह चावला ने पाकिस्तान चुनाव में आतंकवादी हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को समर्थन करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही उसने हाफिज के पक्ष में उसके मंच से प्रचार भी किया। खुद पाकिस्तान में छिपा बैठा गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद को खुश करने में जुटा है और हाफिज सईद को खुश करने के लिए अपने ही देशभक्त और साहसी सिख समुदाय के लोगों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही गोपाल सिंह चावला है जिसने पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर पाकिस्तान पहुंचे भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारा पंजा साहिब में घुसने नहीं दिया था। दरअसल इसका आका हाफिज सईद है और उसी के इशारे पर यह चलता है। इस साल मई में लाहौर से 80 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब में जमात उद दावा के दफ्तर में सईद ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव गोपाल सिंह चावला से मुलाकात की थी। हाफिज सईद ने कई बार अलग अलग मंच से कभी खालिस्तान तो कभी नक्सलियों को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है। यही वजह है कि अमृतसर में हुए हमले के बाद इस बात की आशंका जताई गई कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी भी मानते हैं कि पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से जिंदा करना चाहता है। 2 दर्जन लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में अरेस्ट हुए लास्ट ईयर और इस साल भी। इस एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है पाकिस्तान से कोशिश की जा रही है कि पंजाब में टेररिज्म को दोबारा चालू किया जाए और इस ज़मन में जो टेररिस्ट एलिमेंट्स जर्मनी और कनाडा में भी बैठे हैं जो प्रो खालिस्तान टेररिस्ट हैं, उन्होंने भी धमकी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम टेररिज्म को पंजाब में एक्टिवली सपोर्ट करेंगे, उनको फाइनेंस भी करेंगे और पाकिस्तान से भी इस टाइप के इनपुट्स आ रहे हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी है। उसने न केवल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की घुसपैठ कराई है बल्कि कश्मीरी आतंकी संगठनों को भी इस काम में लगा दिया है।
जालंधर में 10 नवंबर को 3 कश्मीरी छात्र 2 हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास असॉल्ट राइफल और विस्फोटक थे। इनका संबंध कश्मीर के आतंकी संगठन AGH से है। बताया जा रहा है कि आतंकी जाकिर मूसा के संपर्क में थे। यही वजह है कि सुरक्षा जानकार अमृतसर हमले में पाकिस्तान का हाथ देख रहे हैं। इसमें साफ तौर पे देखा गया कि ISI ने इस्तेमाल किया है अलकायदा को और कश्मीरी मिलिटेंट्स को। सो कश्मीरी मिलिटेंट्स है, अलकायदा है और खालिस्तानी फोर्सेस जो हैं ISI के साथ हाथ मिलाकर पंजाब में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है उसको बर्बाद करने के लिए कार्रवाई की है। सुरक्षा जानकार के इस दावे से पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठता है। जब पूरे राज्य में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर अलर्ट था, जब आर्मी चीफ से लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने आगाह किया था कि पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी पंजाब में आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर अमृतसर में हमला कैसे हो गया? 14 नवंबर को ही पंजाब में DG इंटेलिजेंस ने पंजाब के तमाम पुलिस कमिश्नरों और SSP को आगाह किया था कि जैश के 6 से 7 आतंकी पंजाब से दिल्ली की ओर जाने वाले हैं। हमें तो पता ही था कि भी टाइम टू टाइम जो हमने टेरर मॉड्यूल इनके बस्ट किए हैं, जो हमने मकसूदा हमारे ब्लास्ट हुआ था उसको भी ट्रेस किया था। तो ये तो हमें इस चीज़ का तो एहसास था ही कि भी इसी की गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ऐसा हमारे पास कोई स्पेसिफिक ना तो कोई इनपुट थी, ना ही कोई इंटेरोगेशन में आया, ना ही कोई सेंट्रल एजेंसी से ये इंफॉर्मेशन आई। और टू दैट एक्सटेंट यस इट इज़ ऐसे टालने वाले बयानों और लचर रवैये से पाकिस्तान की खौफनाक साजिश को रोकना मुश्किल हो सकता है। जानकारों के मुताबिक इस वक्त तमाम सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखने और चुस्त दुरुस्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक बार फिर से पंजाब की बात यहाँ पर करेंगे। पंजाब को एक बार फिर से उग्रवाद की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में 1970 से 80 के दशक के दौरान पंजाब किस दौर से गुजरा और उसने क्या सीखा, इस पर भी एक दृष्टि डालना जरूरी। जल्दी से आपको बताते हैं। पंजाब में उग्रवाद की शुरुआत 1970 के दशक में और दशक के आखिर में हुई। 1980 के दशक में अलग देश खालिस्तान की मांग तेज हुई। उग्रवादी नेता भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। 1 से 8 जून 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके भिंडरावाले समेत कई खालिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। स्वर्ण मंदिर को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया, लेकिन उग्रवादियों ने निरंकारियों और हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लोग तब उग्रवाद के खिलाफ हुए जब उग्रवादियों ने अपना विरोध करने वाले सिखों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध से ही 1993 में पंजाब से उग्रवाद का खात्मा संभव हो सका। ये तो एक बैकग्राउंडर था कि किस तरह से पंजाब में उग्रवाद शुरू हुआ, खत्म हुआ, लेकिन फिर से सिर उठा रहा है। अमृतसर हमले ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। 3 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ नेता शर्मनाक बयान दे रहे हैं। इनमें HS फुल्का का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने ऐसी बात कही है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा, आप खुद पहले सुनिए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। सुन लिया आपने खुद, फैसला आप कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे संवाददाता सत्येंद्र ने एक वहां पर जायजा लिया है, दिखा देते हैं आपको। अदरीवाल के इसी सत्संग भवन में आज धमाका हुआ है और आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है। दोपहर में ये गेट खुला हुआ था, तकरीब 11 बजे का वक्त था और यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे थे। रविवार के दिन बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा इस गेट से अगर आप अंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है लाइटों के साथ में, जहाँ पर ये पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है ये वो जगह है जहाँ पर धमाका किया था। 2 शख्स थे, एक शख्स यहाँ पर आया, उसने अपनी बाइक को यहाँ खड़ा किया और दोनों सिख नौजवान थे और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। और इसी गेट से एक शख्स अंदर चला गया, उसके हाथ में बम था, कोई देख नहीं पाया और वहां जाकर धमाका किया। धमाका करने के बाद वापस यहाँ पर आया और बाइक पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना भारी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, तो
ऐसे में पंजाब पुलिस ने कोताही क्यों बरती? फिलहाल पंजाब पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रात में NIA की टीम आ रही है और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मौके का दौरा करेंगे। और इसी के साथ ही पंजाब में जितने भी डेरे हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरियाणा में निरंकारियों का जो डेरा है नया बन रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कुल मिलाकर अब पूरे राज्य को एक अभेद किले के रूप में बदल दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इससे पहले ये किया होता तो शायद ये हादसा होने से बच जाता। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, अमृतसर, आज तक। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतिम राउंड की वोटिंग में सिर्फ एक दिन बचा है। मध्य प्रदेश में वोटिंग को सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में जिस तरह की चुनावी बहस इन चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हो रही है, विशेषकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है, उसमें इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस अंतिम समय में आकर नरेंद्र मोदी के चुनावी जाल में फंस गई है? तो खबरदार में अब विश्लेषण इसी दिलचस्प सवाल का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की बढ़ाई करते करते शशि थरूर ने जो चाय वाला ताना मारा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो ताना दिया गया था, वो ताना नरेंद्र मोदी ने ऐसा पकड़ा जिससे अब वो विधानसभा चुनाव के प्रचार में भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी के बहाने कांग्रेस को चैलेंज भी कर रहे हैं कि वो 5 साल के लिए गांधी परिवार से बाहर का कोई भी अध्यक्ष बनाकर दिखा दे। ये बात 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी थी। आज फिर से प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ये बात दोहरा दी और दोबारा चैलेंज कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का जवाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कुछ इस तरह से दिया था, या नहीं दे पाए थे लेकिन चिदम्बरम ने दिया। चिदम्बरम के जवाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात आगे बढ़ाने का एक और नया मौका मिल गया। प्रधानमंत्री ने क्या सुना, क्या कहा, ये सुनने से पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि पी चिदम्बरम ने उनका क्या जवाब दिया था। पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर ट्विटर से पलटवार किया था। उन्होंने इसमें चिदम्बरम ने गांधी परिवार के बाहर के करीब 15 नेताओं के नाम बताए थे जो 1947 के बाद से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनमें आचार्य कृपलानी, पट्टाभी सितरमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, UN धेबर, संजीव रेड्डी, के कामराज, DK बरुआ, PV नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी जैसे नेताओं के नाम थे। पी चिदम्बरम ने लिखा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त को सही करने के लिए ये नाम बता रहे हैं। अच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर चिंता करते हैं कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है और इस बात को करने में अपना समय भी वो लगाते हैं। क्या मोदी इसमें से आधा समय भी नोटबंदी, GST, राफेल, CBI और RBI पर बात करने में लगाएंगे या देंगे? ये चिदम्बरम ने जवाब दिया था। इसके जवाब में मोदी ने क्या कहा? चिदम्बरम ने गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्षों के नाम बता दिया। अध्यक्ष वाली बात पर प्रधानमंत्री को सुना भी दिया। तो बात यहीं पर क्या खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिदम्बरम की बात को आज फिर से नए सिरे से आगे बढ़ाया। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में तीखापन और बढ़ गया, ये सुनिए, दिलचस्प होगा। राज दरबारी जो लोग होते हैं, वैसे एक उनके राग दरबारी लेकर के मैदान में आ गए और उन्होंने खाका खोल दिया कि ये बने थे, ये बने थे, ये बने थे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल सीधा सीधा है, 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी, दलित पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। ये अपने आरोप प्रत्यारोप सुने। अब हम आपको बताते हैं कि UN धेबर जो 1955 से 1959 तक 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, नीलम संजीव रेड्डी जो कि 1960 से 1963 तक 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, के कामराज 1964 से 1967 तक 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, PV नरसिम्हा राव जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, 1992 से 1996 तक 4 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
1996 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। मोदी ने जिक्र किया और उनकी जगह सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका नाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और जिनकी कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदाई बहुत ही नाटकीय विवादित रही। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आपको बताया, आपने सुना। तो सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक मुश्किल से 2 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये गठबंधन की राजनीति का दौर था और ये भी वक्त था, वो वक्त था जब कांग्रेस नए सिरे से गांधी परिवार के व्यक्ति यानी कि सोनिया गांधी को लीडरशिप देने के लिए बेचैन हो उठी थी। 1998 में लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को लगातार दूसरी हार इन चुनावों में मिली, तो सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को नेतृत्व देने का दबाव बढ़ा और बना भी। मार्च 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। सीताराम केसरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक से भी हटा दिया गया। मार्च 1998 में अध्यक्ष के तौर पर 24 अकबर रोड पर सीताराम केसरी पहुंचे थे, लेकिन उल्टे पैर वहां से उन्हें भागना पड़ा था। यह आरोप लगते रहे कि इस तख्ता पलट के बीच सीताराम केसरी गुट के साथ सोनिया गांधी के गुट के समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया था। माना जाता है कि ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से सोनिया गांधी की कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी एनसीपी बना ली थी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी की मेहरबानी है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये क्रेडिट लेने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खोज के ले आते हैं। तब मैंने उनको चुनौती दी थी कि उन्होंने अगर इतनी उदार परंपरा उन्होंने प्रस्थापित की है, इतने उदात्त लोकतांत्रिक मूल्यों से वो समर्पित है, तो मैंने कहा था कि 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को जरा कांग्रेस अध्यक्ष बना करके देखें। प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके देखें। ये चैलेंज उस चुनावी चाल की तरह है जिसमें कांग्रेस बैठे बिठाए ट्रैप होते दिख रही है। पीएम के जवाब में कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बाहर के कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट निकालने लगे। तो नरेंद्र मोदी ने भी नए हथियार निकाल लिए। इस बार सीताराम केसरी का नाम लेकर हमले का तीखापन बढ़ा दिया। दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगर वो अध्यक्ष बन भी गया और उनकी मजबूरी में बना था, उसको भी वो 2 साल जेल नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। अरे सम्मान की तो बात जाने दीजिए, वो कैसे 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं। सीताराम केसरी करीब 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी अध्यक्ष पद से विदाई विवादों से घिरी थी। उनकी जगह पर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, जिन्होंने उसके बाद 19 साल कांग्रेस चलाई और पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस राहुल गांधी के हवाले कर दी। देश को पता है सीताराम केसरी दलित, पीड़ित, शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। अब भले ही गांधी परिवार को कांग्रेस अपनी मजबूती मानती है, लेकिन उनके विरोधी इसे उनकी कमजोरी साबित करने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तब से गांधी परिवार से राजनीतिक दुश्मनी है जब वो नेशनल पिक्चर में भी नहीं आए थे। इनका कोई योगदान रहा है हिंदुस्तान को बनाने के लिए, और ये हमें याद करवाते हैं। पहले इस बात का जवाब दें, फिर हम इनके सवालों का जवाब देंगे। इनके नजरिए में जहां भी ये भाषण देते हैं, इनके नजरिए में गांधी परिवार के अलावा कोई कुछ कहने को बात नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद तो 5 साल में कुछ किया नहीं। अगर कहीं हिटलर शाही है, कहीं तानाशाही है, तो वो भाजपा के अंदर है। कांग्रेस तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़के लोकतंत्र उसने स्थापित किया था। उसकी स्थापना में कांग्रेस का हाथ है जो संविधान बना। कांग्रेस पीएम की बात पर खुद का और गांधी परिवार का बचाव तो कर रही है, लेकिन पीएम ने तो साफ कर दिया है कि वो इस बात को कम से कम चुनावी मैदान में तो नहीं छोड़ने वाले। भले ही कांग्रेस के नेता अपने अध्यक्षों का नाम बताकर पीएम की मेमोरी सही करने के पलटवार कर रहे हैं। झूठ बोलना, सही सवालों के जवाब नहीं देना,
उल्टी फुल्टी बातें कर करके चीजें गुमराह करना, और उनके राग दरबारी लोग भी उनको कभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि नमक भी तो कभी कभी खाया होता है। ये चुनावी लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाने का चैलेंज दे रहे हैं, तो राहुल गांधी पीएम मोदी को अपना चैलेंज दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ अमीर प्रदेश है। किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश में मेरे साथ स्टेज पे आकर 15 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, राफेल पे डिबेट कर ले मेरे साथ। 15 मिनट मेरे साथ खड़े हो जाए, 15 मिनट मुझे बोलने दे, 15 मिनट मोदी जी बोले। आज तक ब्यूरो। न कांग्रेस के नेता शशि थरूर नेहरू की बड़ाई करते, चाय वाला ताना प्रधानमंत्री को देते, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मौका मिलता जिसमें अब नेहरू की बात और चाय वाले की बात से गांधी परिवार के बाहर के कांग्रेस अध्यक्ष वाले चैलेंज की बात करने लगे हैं और चुनाव का माहौल और बहस इस तरह से उन्होंने मोड़ दी। शशि थरूर ने क्या कहा था वो हम आपको आइए एक बार फिर से सुनवा देते हैं। So if today we have a Chaiwala as Prime Minister, it's because Nehruji made it possible to create the institutional structures through which any Indian can aspire to and rise to the highest office. इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, जिसमें मोदी गांधी परिवार पर सीधा वार कर रहे हैं, कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने नए चैलेंज के साथ फिर से हैं, जिसमें उन्होंने कल राफेल पर 15 मिनट की बहस की बात कर दी थी। आज राहुल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो तो मीडिया से बात करते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का सीना लेकर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? राहुल गांधी ने क्या वीडियो शेयर किया, क्या है उस वीडियो में, आइए पहले हम आपको दिखा देते हैं। आए नरेंद्र मोदी मेरे सामने, मिलूंगा, अच्छी तरह मिलूंगा, गले लगूंगा और फिर राफेल की बात करूंगा और वो बताएं जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बताता हूं क्यों जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है। सीबीआई के डायरेक्टर को 2 बजे रात को निकाला है। भाई साहब आप सिर हिला रहे हो, क्यों निकाला, क्या लगता है आपको? हाँ मुस्कुरा रहे हैं आप अभी। हाँ कैमरा में देख के मुस्कुराइए, देखिए इधर। राहुल भैया उन्होंने बोला है कि जनता की। अच्छा नोटबंदी का बताता हूँ। धन वाले चोरों ने अपना पैसा सफेद कर दिया नरेंद्र मोदी की मदद से। आपने नीरव मोदी का नाम सुना है, विजय माल्या का नाम सुना है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया। भाइयों बहनों, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का पैसा लेकर नीरव मोदी के जेब में डाला है, अनिल अंबानी के जेब में डाला है। ये आपका जनता का पैसा है। और बताइए, कल तो कांग्रेस में ही लगा रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कांग्रेसियों की नींद हराम हुई है। कांग्रेसियों की नींद कहाँ नींद हराम हुई है? हम तो बिल्कुल खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से छोटे दुकानदार का, स्मॉल मीडियम बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों किया है? हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए। राफेल के बारे में प्रधानमंत्री मेरे सामने लोकसभा में खड़े हुए, मेरे सामने खड़े हुए, आंख में आंख नहीं मिला पाए, चुप हो गए। 1.5 घंटा बात की प्रधानमंत्री ने, 1.5 घंटा एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं पर्सनली भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, अब मैं थोड़ी छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने और रमन सिंह जी ने यहाँ किसान से कहा था कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, 4.5 साल हो गए प्रधानमंत्री के, 15 साल हो गए इनके, कर्जा माफ हो गया छत्तीसगढ़ में? हो गया? छत्तीसगढ़ के किसानों आप अच्छी तरह सुनिए, 10 दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, 10 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर हमारा कर्जा माफ कर देगा। 10 दिन लगेंगे। राहुल मोदी का आरोप प्रत्यारोप। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने 15 मिनट वाली बात पहले भी कई बार कही है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार में राफेल मुद्दे और नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे घेरते हुए पिछले दिनों खूब उन पर हमले की। अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं और हमलों में तीखापन लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को सीधे तौर पर जवाब दिया। क्या कहा, देखिए, सुनिए। आप डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं, हिंदी की डिक्शनरी निकाल दीजिए, अंग्रेजी की डिक्शनरी निकाल दीजिए, कोई भी डिक्शनरी निकाल दीजिए, जितनी गालियां हैं
ये कांग्रेस वाले सारी गालियां मोदी पर चिपकाने में लगे हुए हैं। चाय वाले की गाली, पकोड़े वाले को गाली, चौकीदार को गाली, आदिवासी के पहनावे को गाली, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के गाली, देश के सेना के अध्यक्ष को गाली। न जाने क्या संस्कार हो गए उनके। अरे चुनाव तो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप इतना आपा क्यों खो बैठे हो भाई? आपा क्यों खो बैठे, बैलेंस क्यों गंवा बैठे हो? और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिर कहते हैं मैं तो कंफ्यूज हो गया। अरे आप कंफ्यूज हो गए हो और पूरी पार्टी फ्यूज हो गई है। जिस पार्टी के नामदार को एनसीसी क्या है पता नहीं, कैलाश मानसरोवर जाके आए क्या अनुभव हुआ पता नहीं, घोषणा पत्र क्या है मालूम नहीं। राहुल के हर आरोप पर प्रत्यारोप, हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। खबरदार ने आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।